बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और आज के प्रोग्राम में शहर की अहम खबरों के साथ साथ कोशिश ये करेंगे कि आपको अपने उन मेहमानों से मिलवाएं जो कि आप तक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? गर्मी जो है वो अब बढ़ती नजर आ रही है, बारिश के कोई इम्कानात है? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है आज हवाएँ चलती रहेंगी, लेकिन हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है वो आज बरकरार रहेगी, क्योंकि मौसम जो है आज खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और इससे ना सिर्फ दर्जा हरारत में मामूली इजाफा होगा बल्कि हब्स भी जो है वो महसूस की जा सकेगी। अगर आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 75% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 55% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर जो है बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। बारिश के इम्कानात जो हैं लाहौर शहर में वो इंतहाई कम है, बल्कि ना होने के बराबर हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम जो है खुश्क रहेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा होने का इम्कान। ठीक है जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, मौसम भी खुश रहेगा, प्रेडिक्शन ये की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। थैंक यू सो मच जुनेद, आपने वेदर अपडेट्स हमारे साथ शेयर की। शहर की सूरत हाल जान लेते हैं। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पहली खबर हमारे पास क्या है जी? शोएब दस्तगीर का तबादला हाई कोर्ट में चैलेंज, पंजाब पुलिस में मजीद तबादलों की तैयारियां। मोटरवे कार सवार खातून से बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती, 1 लाख भी लूट लिए। फंड्स की किल्लत, 100 नए स्कूल बनाने का मंसूबा लटक गया। मंसूबे के तहत नए स्कूलों का आगाज 1 अप्रैल 2019 से किया जाना था। और शहर में महंगाई का तूफान, सरकारी नरखनामे में 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सोमरू साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और आज हमारे पास पहली खबर है। खासी हलचल मची रही है 2 दिन इन तमाम तर मामलों पर। फाइनली नए आईजी ने चार्ज संभाल लिया और उसके बाद शोएब दस्तगीर का तबादला चैलेंज किया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि 2 अफसरान के दरमियान एक लड़ाई की इब्तदा हुई और वो फिजिकल नहीं थी बल्कि इख्तियारात की लड़ाई। और ये खबर हमारे जो रिपोर्टर हैं अली साई, उन्होंने पहले ही दे दी थी कि तबादला होने से पहले ही कि मौजूदा आईजी काम नहीं कर रहे सीसीपी लाहौर की तैनाती के हवाले से या उनको उनसे काम लेने के मामले के ऊपर। तो अब बात यह है कि इस पूरे मामले ने एक नई बात अयां कर दी है पूरी कौम के सामने कि पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनके अंदर धड़ेबंदी है। बिल्कुल। और उस धड़ेबंदी का असर ये हुआ है कि 2-3 दिन के अंदर पूरा महकमा हिल गया, हत्ता के पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को भी शदीद परेशानी का सामना है। और मौजूदा आईजी जिन्होंने कल चार्ज संभाला है वो कल से ही मीडिया पर मुस्तकिल बुनियादों पर वजाहतें दे रहे हैं और तफसीलात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डिसिप्लिन है और जितने ऑफिसर्स हैं हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई धड़ेबंदी नहीं है। ऐसे सीसीपी भी एक्टिव नजर आ रहे थे जब उन्होंने कल ही आईजी ऑफिस में एक इजलास भी किया उन ऑफिसर्स ने जो हुकूमत के इस फैसले से नाखुश हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि उन अफसरान को भी तब्दील किया जाएगा। और जो जराए बता रहे हैं उसमें 3 एडिशनल आईजी हैं, यानी कि 3 एडिशनल आईजी को अब मजीद जो है वो तब्दील करने जा रहे हैं और यानी हुकूमती फैसले के बरअक्स जाना महंगा पड़ने वाला है। देखिए, अब मामला ये है कि जो ये चैलेंज किया गया है, देखिए चैलेंज करने के 2 तरीके हैं ना। एक ये है कि जिस पोस्ट से शख्स को हटाया गया है वो बराह रास्त जाकर चैलेंज करे कि मुझे 3 साल के लिए तैनात किया गया था, पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 की ये संगीन खिलाफ वर्जी है। ये चैलेंज उस आईजी ने नहीं किया, साबिक आईजी ने नहीं किया, बल्कि ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया। मलिक अहमद खान ने ये चैलेंज किया है
और आज इसकी समाअत भी होनी है लाहौर हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस बराह रास्त समाअत करेंगे कि क्या ये तबादला कानून के मुताबिक है या नहीं। उनका कहना है ये सियासी बुनियादों पर किया गया। देखिए एक बात है, चीफ मिनिस्टर पंजाब सूबे के एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास मुकम्मल कानूनी इख्तियारात हैं कि वो किसी भी महकमे के किसी भी ऑफिसर्स को, लेकिन यहाँ पे क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब का रोल आपको नजर आ रहा है? मैं अभी एक बात कर रहा हूँ, अभी बात हो रही है कानूनी पहलू के ऊपर कि उनके पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो जिसको मर्जी जब मर्जी हटा दे। मैं आपको मिसाल के तौर पर वैसे पेश करता हूं कि एक गवर्नर पंजाब किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर अपॉइंट करता है ना, तो उस यूनिवर्सिटी के एक्ट के अंदर लिखा होता है कि विद द प्लेयर ऑफ द गवर्नर पंजाब, यानी कि विद द प्लेयर, जब तक वो चाहेंगे आप इस ऑफिस में काम करेंगे, जब वो नहीं चाहेंगे आपको हटा दिया जाएगा, चाहे आपकी मुद्दत मौजूद है, चाहे आपकी मुद्दत पूरी हो गई, जो भी है वो उसका मुकम्मल इख्तियार है। इसी तरह इस ऑर्डिनेंस के तहत भी चीफ मिनिस्टर के पास ही इख्तियार है। अब क्योंकि ये सारा पॉलिटिकल केस बन गया और पीटीआई हुकूमत ने जो ये दावे किए थे पंजाब हुकूमत में आने से पहले, जब इनकी पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, कि हम पुलिस के अंदर से सियासी कल्चर का खात्मा करेंगे, हम पुलिस के अंदर जो है रिफॉर्म्स लाएंगे, 2 साल में 5 आईजी का तब्दील हो जाना, देखिए पुलिस दावे के साथ तक सच है वो सबके सामने। अब पॉलिटिकल कल्चर या पुलिस के अंदर सियासी धड़ेबंदी को या उसको गैर सियासी बनाने तो दूर की बात, आपने उसके अंदर मजीद धड़ेबंदी पैदा कर दी है। क्यों हो गई है वो धड़ेबंदी? इसलिए हो गई है कि आप एक ऑफिसर को तैनात करते हैं और थोड़े अरसे बाद उसको तब्दील कर देते हैं, उसको काम ही नहीं करने देते, उसके अंदर मुदाखलत करते हैं और वो रिपोर्ट हो जाती है। अब जब वो रिपोर्ट हो जाती है तो अब पुलिस के अंदर नई धड़ेबंदियों की जिम्मेदार भी पीटीआई हुकूमत है और उसका बराह रास्त जो इम्पैक्ट है वो पुलिस एज ए महकमा उसकी कारकर्दगी पर हो रहा है। कारकर्दगी सबके सामने है, किसी को फिक्र ही नहीं है कि शहर में जराइम की सूरत हाल क्या है। लॉ एंड ऑर्डर जिसकी आप बात करते हैं कहीं नजर नहीं आ रहा, सब अपनी सीटें बचाने के चक्कर में लगे हैं, आनियां जानियां ऐसी लगी हैं कि समझ से बाहर। हुकूमत का फेलियर है ना, हुकूमत ने उस पूरे महकमे के डिसिप्लिन को खराब कर दिया है। आपको अगर आईजी जब आप अपॉइंट करते हैं या आपने सीसीपी को भी अपॉइंट किया लाहौर के अंदर, तो उससे पहले आप मुकम्मल मुशावरत तो करते हैं ना। हुकूमत ने ना सिर्फ सारा सिस्टम खराब किया बल्कि जिन्होंने आवाज उठाई उनकी भी शामिल। ये आमरियत है, देखिए ये पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप है कि आप जब भी कोई तब्दीली करते हैं तो उस तब्दीली के अंदर जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उससे मुशावरत नहीं करते। आप एक तरफ जमहूरियत का नारा लगाते हैं और जमहूरियत का मतलब क्या होता है कि आप राय लेते हैं, दूसरे की राय का एहतराम करते हैं, उससे राय मांगते हैं, उसको उस प्रोसेस के अंदर शामिल करते हैं। उस प्रोसेस के अंदर जब आप शामिल नहीं करेंगे मुतलका ऑफिसर्स को और उनकी मर्जी या उनकी राय को शामिल किए बगैर अब जब कोई ऐसा फैसला करेंगे तो फिर उसका नतीजा यही होगा कि धड़ेबंदियां सामने आएंगी। अब जो ऑफिसर सुपरसीड कर गए हैं वो कहते हैं हमने आईजी के मातहत काम नहीं करना। आईजी को यह बयान देना पड़ रहा है कि एडिशनल आईजी जो है वो मेरे क्लासमेट है, हमें कोई इस किस्म का कोई परेशानी नहीं है, सीसीपीओ मेरे मातहत है। यानी कि ये कहने की जरूरत है कि एक आईजी ये कहे सीसीपीओ मेरे मातहत है, ये कैसी बात हो सकती तो है? ये तो कैटेगोरिकली क्लियर है कि वो आपकी मातहत है। अब ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि धड़ेबंदी है और इस धड़ेबंदी का पुलिस को और पुलिस के ऑफिसर्स को नुकसान भी होगा और इसका अल्टीमेटली जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो पब्लिक पर आएगा, उन प्रोसिक्यूशंस पर आएगा, ये जो मज़ीद तबादलों की हवा हमें पेशगोई भी नजर आ रही है, ये होंगे। देखें चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी और हत्ता के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर हैं वो तो जब तक दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ट्वीट ना करें तो उनको चैन नहीं आता। उन्होंने तो ये भी कहा 5 क्या हम तो 500 तब्दीलियां करेंगे। यानी कि एक नॉन इलेक्टेड बंदा जो है वो ये बयान जारी कर रहा है कि हमारी मर्जी हम जो मर्जी करें। ठीक है, आपके पास इख्तियारात हैं, लेकिन उन इख्तियारात के नतीजे में महकमे की तबाही करना, उन इख्तियारात के नतीजे में महकमों के अंदर नए धड़ेबंदी बनवा दे, तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का फेलियर है और ये इस बात की गमाजी करता है कि ये चीजें तो अब जैसा कि तबादलों की मजीद भी पेशगोई की जा रही है तो उम्मीद है बल्कि रोशन इम्कानात है कि ये सिलसिला आगे इसी तरह से चलने वाला है। कल क्या हुआ है आप देखिए सिमल, कल ये हुआ है कि जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल ये है कि जब आईजी लेवल की चेन ऑफ कमांड तब्दील होती है तो आप उसकी तब्दीली के अंदर साबिक आईजी शिरकत करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब चेन ऑफ कमांड की तब्दीली की प्रोटोकॉल के मुताबिक तकरीब ही नहीं हुई। अब नए आईजी गुज़िश्ता 48 घंटे आईजी जो थे वो अपना चार्ज छोड़ने को तैयार नहीं, वही है ना
अब गुज़िश्ता जब से उन्होंने चार्ज लिया उस वक्त से लेके अब तक वो वजाहतें दे रहे हैं। अब ये कितनी ऑकवर्ड पोजीशन है एक उस ऑफिसर के लिए जो सूबे के पुलिस महकमे का एग्जीक्यूटिव है, वो वजाहतें दे रहा है। ऑकवर्ड सिचुएशन बनाई गई है ना, और उसके लिए हुकूमत का फेलियर है। देखिए हम तो पहले माजी में ये कहते रहे हैं कि हमारे यहाँ SHOs जो हैं उनके यहाँ मसाइल हैं। अब तो SHO छोड़ें, अब तो ऑफिसर्स लेवल पर, और वो ऑफिसर जो एडिशनल IG और IG की सत्ता के लोग हैं। आपने सही कहा। मुझे इस टाइम एक अहम खबर नाज़रीन आप तक पहुंचानी है। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, ओहदे का चार्ज संभाल लिया है नए IG की जानिब से, और वो ये कहते हैं, इस अज़्म का इजहार करते हैं कि करप्शन और पुलिस तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये दोनों एक बड़े टास्क हैं, दोनों हमारी सोसाइटी का एक बड़ा अलमिया है। गुज़श्ता रोज ही एक ऐसी न्यूज़ भी हमने आपके साथ शेयर की जिसपे दुकानदार पर खाने के पैसे मांगने पर पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया। तो ये वाकयात वो चीज़ें हैं जो कि हम देख रहे हैं कि दावों के बावजूद ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, लेकिन नए IG इस पर पुरअज़्म है। क्या कहेंगे सोमरू साहब? देखिए, जब भी किसी भी महकमे के अंदर कोई नया सरबराह आता है ना, तो वो सबसे पहले अपने टारगेट्स मुतय्यन कर लेता है। वो ऐसे बयान कह लें या पॉलिसी कह लें, फौरी तौर पर वो जारी करता है कि मैंने ये काम करने हैं। अब IG की जानिब से ये बयान जारी करना कि करप्शन और तशद्दुद, यानी कि वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि महकमे के अंदर जो है वो करप्शन भी है, और महकमे के अंदर बिला वजह जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो वो तशद्दुद के मामलात भी ज़ेर गौर आते रहते हैं। तो अब बात यह है कि IG की जानिब से ये दो अहम तरीन नुकात तो उठाए गए हैं, लेकिन इसके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होगा, इसके लिए पॉलिसी डायरेक्शंस क्या होंगी, चाहे वो DIG इन्वेस्टिगेशंस के लोग हों, चाहे वो SPs हों, या नीचे SSP हों, या इवन SHO तक जो है वो जहां से सारा मामला शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, उनको क्या हिदायत जारी की जाएंगी। और वहां पर थाने के अंदर होने वाली करप्शन, थाने के अंदर बैठ कर काम ना करने वाले ऑफिसर या थाने से गायब रहने वाले ऑफिसर्स, जो इवन ये तो जबान ज़दे आम है ना कि एक FIR कटवाने के लिए भी आपको बसा औकात या सिफारिश करनी पड़ती है या आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो आप इन चीज़ों को तब्दील करने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या लाएंगे, आप चेक एंड बैलेंस कैसे रखेंगे, क्योंकि ये बयान जारी कर देना महज जो है वो इस हद तक तो नहीं है ना कि आपका पहला दिन है और आपने वो बयान जारी किया है। हाँ, अगर आप इस पर संजीदा हैं और बिल्कुल संजीदा हैं तो आपको ये भी करना होगा कि आप इसके ऊपर पॉलिसी दस्तावेज तैयार करें, और उस पॉलिसी दस्तावेज के मुताबिक तमाम थानों की सतह तक जो है वो उसको इम्प्लीमेंटेशन कराएं, उसकी पूरे पंजाब के अंदर। लाहौर जैसे शहर के अंदर थानों में इतने मसाइल हैं, हम तो दूसरे शहर या अजला के थानों की बात ही नहीं कर रहे जहां पर मीडिया मौसर नहीं है, जहां पर जो है वो एक आम आदमी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लाहौर के अंदर जो है वो आपके ये मामलात हैं। तो इसलिए CCPO लाहौर ने आते ये कहा ना कि मैं ऑफिसर्स की लोकेशन लूंगा, कि ऑफिसर क्या दिन में 2 दफा लोकेशन लूंगा, क्या ऑफिसर अपने दफ्तरी औकात के अंदर दफ्तर में बैठे हैं, क्या वहां पर बैठ के काम कर रहे हैं। देखिए, एक FIR काटने के लिए जरूरी है वहां पर मुतलका अमला होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है वहां पर इन्वेस्टिगेशन विंग के मुतलका लोग वहां पर मौजूद होने चाहिए। सर, यहाँ पे अमला मौजूद भी हो तो जिसका जब दिल करता है तब किसी की दादरसी की जाती है। जो मॉडल थाने बनाए थे, मॉडल थाने इसलिए बनाए थे कि वहां पर जो है वो आप अपनी फैसिलिटीज के हवाले से, आम शहरियों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से मयारात को एक स्टैंडर्ड एक सेट कर रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे थानों में आपने ये नहीं करना। तो मेरा ख्याल है IG को इस पर काम करना होगा और करना चाहिए। चैलेंज ये सिर्फ बड़ा नहीं है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि गुज़श्ता रोज हुआ उसका यहाँ पर जिक्र करना मेरे ख्याल से इंतहाई जरूरी है। और खबर यह है कि मोटरवे पर कार सवार खातून से बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती, 1 लाख भी लूट लिए गए। अब IG की तैनाती, बड़े बड़े चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, IG के बयानात का हम जिक्र कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो कि मैं तो ये कहूंगी मुआशरे का नासूर बनती जा रही हैं। पता होने के बावजूद 1 साल में तकरीबन 2000 के करीब, 2200 के करीब वाकयात हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए ना, इसकी जितनी मर्जी आप मजम्मत इसकी क्या करें, मजम्मत इसकी मजम्मत तो बनती नहीं है। इसका तो ये है कि जो अफराद इस घिनौने अमल के अंदर शामिल थे या जिन्होंने ये किया है, उनको फौरी पकड़कर सजा देनी चाहिए। अच्छा, मोटरवे क्या आप बिल्कुल सेफ नहीं? अच्छा, मैं अब दूसरी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मोटरवे की पूरी एक पॉलिस है। हाँ।
और मोटरवे पुलिस का एक अलग से आईजी है, देखिए उसका एक अलग से आईजी है, उसका उनका पूरा प्रोटोकॉल के तहत पूरा सिस्टम डिफाइन है, पेट्रोलिंग होती है, मोटरवे के आपके पास नंबर्स हैं, इवन कैमरे वहां पर इंस्टॉल हैं, आप उसके जरिए से उस मॉनिटरिंग को करते हैं। ये वाकया रिपोर्ट होना और मोटरवे के ऊपर ये वाकया होना, तो ये तो इंतहाई तशवीशनाक है। और मेरा ख्याल में आईजी मोटरवे पुलिस को अब तक कोई सख्त से सख्त इकदाम कर लेने चाहिए थे, कोई कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी कि वो किस रेंज में आई है। क्या यहाँ पर ये मामला तो शुरू नहीं हो जाएगा जी, जो ज्यादती का वाकया हुआ है वो मोटरवे की हदूद से बाहर हुआ है, मोटरवे के ऊपर नहीं हुआ इसलिए हम उसके जिम्मेदार नहीं है। तो गाड़ी तो मोटरवे पर थी ना, अगर गाड़ी खराब हुई तो क्या अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी जिम्मेदार है उसको फौरी तौर पर आप सजा दें। इस तरह के वाकयात की रोकथाम का सिर्फ एक ही हल होता है कि आप उसकी प्रोसिक्यूशन को, उसकी इन्वेस्टिगेशन को तेज करते हैं, और जो मुतलका अफराद होते हैं या जो मुजरिम या मुल्जिम होते हैं, साल आप वाकयात पे ले जाते हैं, इस तरह उसकी के वजह है ना। देखिए पुलिस जो है, पुलिस के अंदर यही तो मसाइल हैं। करप्शन सिर्फ ये करप्शन नहीं है कि आपने माली तौर पर करप्शन की, ये भी बदउनवानी है कि आपने जिस ड्यूटी या जिस ओहदे का हल्फ उठाया है उस ओहदे के ऊपर काम करने के लिए आप संजीदा नहीं है, गैर जिम्मेदार हैं, ये भी करप्शन के जमन में आएगा। हम करप्शन से मुराद अमूमी तौर पर माली बदउनवानी लेते हैं। अब जब ऑफिसर काम करेंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करेंगे और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में लोगों को पकड़कर उनको सजा दिलवाएंगे, तो आप देखिए उसके नताइज पैदा होंगे। ये वाकयात ज्यादती के वाकयात होना, कल पूरे नेशनल मीडिया ने इसको टेकअप किया और यकीनन अब तक इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस स्टोरी को उठा लिया होगा कि ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि पुलिस जो है उसकी मौजूदगी में, महकमे की मौजूदगी में, ऑफिसर्स की मौजूदगी में, उनके पास रिसोर्सेज है, साहब, ये सारे मामलात एक तरफ बच्चों के सामने मां को ज्यादती का निशाना मैं तो वही बात कर रहा हूं, माशरे में क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि इसकी क्या मजम्मत करें, कितनी मजम्मत करें। ये तो दरिंदगी की बदतरीन मिसाल है, और दरिंदगी की इस बदतरीन मिसाल को मिटाने के लिए जरूरी है कि वो अफराद पकड़े जाएं और उनको ना सिर्फ उनके चेहरे दिखाए जाएं बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है? सीनियर क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच इरफान, आपके वक्त के लिए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम इस कदर, मैं तो ये कहूंगी कि बुरा है, बदहाल है कि इस तरह के वाकयात के लिए हम देखते हैं आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं तो महीनों इसके लिए दरकार होते हैं। कहां तक कार्रवाई अब तक पहुंची है? बिल्कुल, कल जो ये अफसोसनाक वाकया था, इसके बाद क्योंकि लाहौर के अंदर अगर आप जो हालत देखें पुलिस की, तो पुलिस अफसरान अपनी तैनातियों के चक्कर में इस जो है वो फिक्रमंद है और उनको शहर में डाकुओं की या लुटेरों की उनकी कोई फिक्र नहीं है। अगर कल के इस अफसोसनाक वाकये में देखा जाए तो अभी तक पुलिस ने जो मौके से एविडेंस लिए उनको फ्रांसिक के लिए नहीं भिजवाया, तमाम एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं। अब इनको फ्रांसिक के लिए भिजवाने का अमल जो है वो बाद में शुरू होगा, क्योंकि अफसरान जो है वो इसको संजीदा नहीं ले रहे। अब देखिए कितना एक ये डूब के मरने का मकाम है कि एक कितना अफसोसनाक वाकया हुआ, और लाहौर पुलिस जो है वो क्योंकि इनके सरबराह और आईजी ऑफिस के अंदर एक चपकलिश चल रही थी, उसके बाद जो नीचे अफसरान हैं उनको अपनी पड़ी हुई है कि वो नौकरियों पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो किस तरह काम करेंगे। तो इसी तमाम सूरत हाल में अब यहाँ पे शहर में सूरत हाल ये है कि कहीं डाकू गोलियां मार के लोगों को कत्ल कर रहे हैं। आज भी एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, रात को एक शख्स को गोलियां मार के जख्मी कर दिया गया, और उसी दिन जो कल गुजरा जो दिन, उसमें ये अफसोसनाक वाकया हुआ जिस खातून को मोटरवे के ऊपर बच्चों के सामने उसको रेप का निशाना बनाया गया। और इस गैंग रेप में अभी तक पुलिस जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस का कहना है कि जहाँ पे ये वाकया हुआ उसके आसपास, क्योंकि ये मोटरवे का इलाका था और मोटरसाइकिल सवार को ट्रेस करने के लिए मोटरवे के ऊपर जो है वो कोई ऐसे कैमराज जो जिस तरह लाहौर शहर के अंदर सीसीटीवी के कैमराज लगे हैं वैसा कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कि मोटरवे बिल्कुल भी सिक्योर और सेफ नहीं है, वो जो दावे हैं उनकी हकीकत तो हमारे सामने आ गई है ना। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मोटरवे के ऊपर अगर, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे इंसिडेंट देखे कि मोटरवे के ऊपर डाकुओं की तरफ से दरख्त गिराकर और रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और वहां पे जब भी गाड़ियां आती हैं तो उनको लूट लिया जाता है। इस तरह के वाकयात भी हुए, और इसी तरह ये जो इंटरचेंज होते हैं जहाँ पे मोटरवे के करीब, वहां पे ज्यादा ये लूटमार होती है, क्योंकि पुलिस का जो फ्लो है
वो सारा मिड के अंदर होता है। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स रहते हैं वहां पे पुलिस जो है वो नाकों की सूरत में तो मौजूद होती है, लेकिन मोटरवे के ऊपर जब आप ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आपको स्टार्टिंग में कहीं भी पुलिस नजर जो नहीं आती, और इसी की वजह से तमाम जितने वाकयात होते हैं ये एंट्री एग्जिट पॉइंट के करीब ही होते हैं। और ये वाकया भी अगर आप देखें तो रिंग रोड से अगर सियालकोट मोटरवे की जानिब जाया जाए तो उसी के बिल्कुल करीब आया, जहाँ पे खातून की गाड़ी जो थी वो उसका फ्यूल खत्म हुआ और जब वो रुकी तो उसको डाकुओं ने आके पकड़ लिया और उसके बाद उसके वो गैंगरेप का निशाना बनाया। अच्छा इरफान, हम देखते हैं कि इस तरह के जितने भी वाकयात हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी जैसा कि आपने बताया कि अभी तक फोरेंसिक के लिए नहीं भेजा गया, महीनों दरकार होते हैं, इस मामले को इतना प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है कि वो ऑब्वियसली फैमिली के लिए भी मसला बन जाता है, हकीकत तक पहुंचने भी आपको मसाइल का सामना होता है। तो क्या ये मामलात इन्वेस्टिगेट करना एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल है? आप ही अक्सर ये कहते हैं कि जी पंजाब पुलिस के पास तो हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी है। अना चीजें देखें सारी मौजूद है हमारे पास। पंजाब में, पाकिस्तान भर में जो सबसे बेहतरीन हमारे पास फॉरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी हमारे पास BFS यहाँ पे मौजूद है, उसको हम यूटिलाइज किस तरह करते हैं? हम उनको फंड नहीं देते। हमने लाहौर में जो एक कसूर में एक अफसोसनाक वाकया ज़ैनब का हुआ था, उसमें हमने देखा था कि साबिक गवर्नमेंट ने तमाम वसाइल उसको दिए। वहाँ पे कसूर के अंदर ही एक वहाँ पे बना दी गई फॉरेंसिक लैब का एक सब ऑफिस बना दिया गया और वहाँ पे जितने सैंपल्स लिए गए उनके फौरी टेस्ट किए गए। लेकिन इस जो गवर्नमेंट में यहाँ पे फंड की जो है शदीद किल्लत है। आप देखिए कि लाहौर में एक वाकया हुआ था जिसमें एक बच्ची के साथ रेप हुआ और जब उस रेप के जो फॉरेंसिक के लिए नमूने इकट्ठे करने शुरू किए गए तो उसमें जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से ये खत लिखा गया था हुकूमत को कि उनको फंड दिए जाएं, क्योंकि उनके पास इस नमूनों के तजिया करने के लिए, इनको चेक करने के लिए जो फंड मौजूद नहीं है, केमिकल दरकार हैं या बाकी जो चीजें इक्विपमेंट है वो लेने की जरूरत है, वो भी उनको नहीं दिए गए, जिसकी वजह से केस पर लॉन्ग होते हैं। अभी भी अगर आप पूरे पंजाब में अगर ये सबसे बड़ी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है तो इसमें आप देखेंगे अभी भी आपको 100 से ज्यादा ऐसे केसेस सिर्फ लाहौर से रिलेटेड नजर आएंगे जो पेंडिंग है, जो अरसा दराज से पेंडिंग है, जिनमें DNA टेस्ट के नमूने या दीगर जो शवाहिद किए हुए हैं उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो ये सिस्टम जो है इसको चलाने के लिए जहाँ पे आपको अच्छे अफसरान की जरूरत है और उसके साथ साथ फंड की भी जरूरत है, ताकि जो अगर आप वसाइल देंगे तो उसके बाद आप रिजल्ट का पूछ भी सकेंगे और वो पूछेंगे काबिल अफसरान, इस तरह के अफसरान नहीं जिनको अपनी सीटों की परेशानी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। इरफान हमारे साथ मौजूद थे और बिलाशुबा मेरे पास तो एक्चुअली अल्फाज नहीं है। समरू साहब, इस तरह के वाकयात में इंतजार नहीं होना चाहिए, फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जहाँ की जो बात हो रही है ना, फॉरेंसिक एविडेंस जब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में जाते हैं तो उसके लिए वो कम से कम 2 हफ्ते लेते हैं। अब वो 2 हफ्ते के अंदर उसकी सारी जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे, उसका डेटा बैंक बनाएंगे और जब डेटा बैंक बनेगा तो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस होगा कि फिर DNA की तरफ जाते हैं, उस इलाके की तरफ जाते हैं, उस इलाके को रैंडम सैम्पलिंग करते हैं और वहाँ से DNA मैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑब्वियसली आप जो क्रिमिनल है उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो उससे पहले चीज़ें मैनेज कर ले, या वो उस इलाके से गायब हो जाए या वो खुद को मैनेज कर ले, क्योंकि देखिए वहाँ पर कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एविडेंस अभी नहीं है और ना ही कोई विजुअल एविडेंस इनके पास है। अब एविडेंस सिर्फ ये हो सकता है कि वो जो विक्टिम है वो उसको आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ ये लोग थे। और इस तरह के केसेस में समरू साहब विक्टिम भी उस पोजीशन में, मेंटली पोजीशन में नहीं होता है ना। वो तो ऐसे क्योस में चला जाता है कि उसको तो साइकोलॉजिकल दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसको तो समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। पुलिस का ये काम है कि वो विक्टिम को साथ खड़ी हो, बल्कि उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो इंसाफ का प्रोसेस है उसको तेज करें। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से वक्त की अहम जरूरत है। इस तरह के वाकयात को अगर आपने रोकना है, सिर्फ डिस्कस करना मकसद नहीं है, इनको रोकना और इस तरह के लोगों को बेनकाब करके करार वाकई सजा दिलवाना एक्चुअली मकसद है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल कर लेते हैं। एहतसाब अदालत से हमारे पास खबर है, मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत में हमजा शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई है। एहतसाब अदालत से खबर दे रहे हैं जहां पर हमजा शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है। हमजा शहबाज बीमार हैं, पेश नहीं कर सकते, जेल हुकाम की रिपोर्ट है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी साहबजादी जवेरिया के हमरा पेश हुए। शहबाज शरीफ साहबजादी ने रेफरेंस की नकूल पर दस्तखत कर दिए। मुझ पर करप्शन के इल्जाम लगाना ज्यादती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यह कहना था, सॉरी सर, ट्रैफिक की वजह से ताखीर हो गई। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहते हैं 10 सालों में बड़े शफाफ तरीके से काम किया, सूबे की एक एक पाई बचाने की कोशिश की, मुझे और भाई नवाज शरीफ को अरबों का नुकसान पहुंचा है।
जी तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है, फंड्स की किल्लत, 100 नए स्कूल बनाने का मंसूबा लटक गया। पुलिस डिपार्टमेंट में फंड्स की किल्लत है, हेल्थ डिपार्टमेंट में फंड्स की किल्लत है, तालीम में फंड्स की किल्लत है। फंड्स हैं कहाँ सोमरू साहब? फंड्स है ही नहीं। हुकूमत तो पहले दिन से कह रही है, कह दिया आपने, फंड्स है नहीं। हुकूमत पहले दिन से कह रही है हमारे पास फंड्स नहीं है, तो मैंने भी वही कहना फंड्स नहीं है, मतलब मैं को ये थोड़ा कहूँगा फंड्स हैं। देखें, बात यह है कि हुकूमत ने अपनी जो ऑस्टेरिटी मेजरमेंट्स की बात की थी, उस ऑस्टेरिटी मेजरमेंट की जद में सबसे ज़्यादा महकमा तालीम और महकमा सेहत है कि उस ऑस्टेरिटी मेजरमेंट्स की वजह से इन दो अहम तरीन शोबों के अंदर जो सोसाइटी जोर भी यहाँ पे दिया, देखिए, एक तरफ सोसाइटी की प्रोटेक्शन की जमानत है महकमा हेल्थ, दूसरी तरफ महकमा तालीम सोसाइटी की डेवलपमेंट की जमानत है। आपने इन दोनों के ऊपर जो है वो कदगने लगा दी अपनी ऑस्टेरिटी मेजरमेंट्स के हवाले से। लाहौर शहर के अंदर जो नए ये स्कूल खोलने थे, ये मंसूबा बुनियादी तौर पर यह था कि गुज़िश्ता 10 बरस से इस बात पर पाबंदी है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी कि नए सरकारी स्कूल नहीं बनेंगे, और हम जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों को ग्रांट देंगे और उनको पार्टनर स्कूल बना के वहां पर सस्ती तालीम देंगे। हम नया स्कूल अपने खर्चे पर नहीं बनाएंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि शहर के अंदर तलबा की तादाद तो बढ़ती गई, स्कूल है नहीं नए सरकारी। तो अब हुकूमत, बल्कि एजुकेशन अथॉरिटी ने ये कहा था कि हम 100 स्कूल बनाएंगे, लेकिन वो स्कूल हम किराए की इमारतों में बनाएंगे। वो किराए की इमारतें के अंदर स्कूल बनाने के लिए जो SOPs, जो ज़ाब्ता जारी किया गया था डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से, वो उस ज़ाब्ते के अंदर बेशुमार मसाइल हैं कि मालिक मकान या जगह कितनी होनी चाहिए, लोकेशन कितनी होनी चाहिए, बिल्डिंग की हालत कैसी होनी चाहिए। तो उस ज़ाब्ते पर जब पूरा नहीं उतर रहे, एक तरफ आपने उन बिल्डिंग्स को फाइनलाइज कर लिया, उनकी तादाद कोई 30-35 के करीब है, उनको फाइनलाइज कर लिया, लेकिन उन्हें आप पैसों की अदायगी नहीं कर रहे। पैसों की अदायगी करेंगे तो वहां पर स्कूल लगेगा। अच्छा, वो पैसों की अदायगी इसलिए नहीं हो रही कि आपका हदफ था कि पूरे 100 स्कूल शुरू करने हैं या मुश्त शुरू करने हैं। बुनियादी तौर पर वजीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद राज जो है वो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम लाहौर के अंदर नए स्कूल शुरू कर रहे हैं, और अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि जिन बिल्डिंग्स को फाइनलाइज किया उनको आपने पैसे नहीं दिए अभी तक। अब एजुकेशन अथॉरिटी के जो सरबराह हैं परवेज अख्तर, वो कह रहे हैं हम दोबारा से इश्तिहार जारी करेंगे, और हो सकता है जो शराइत इन्होंने पहले रखी थी उसमें भी नरमी की जाए ताकि बिल्डिंग्स की सिलेक्शन में आसानी हो और पैसों की अदायगी में आसानी हो। देखिए, दो मसाइल हैं यहाँ पर। एक मसला है फंडिंग का, जो आपका हुकूमत के एंड पे मसला है। दूसरा मसला है आपका टेक्निकल, कि आपने बिल्डिंग्स को मुंतखब करके वहां पे सरकारी स्कूल आपने खोलना है। सवाल सिर्फ यह है कि 10 साल पहले जब पंजाब हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सूबे के अंदर नए सरकारी स्कूलों पर पाबंदी लगाई थी, उस वक्त भी कमोबेश यही ऑफिसर्स काम कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा। इन्हीं ऑफिसर्स ने किसी भी स्टेज के ऊपर हुकूमत को ना तो तजवीज दी और ना ही इसके मुमकिना तौर पर नुकसानात से आगाह किया, बल्कि ये उनकी ताईद में लग गए। उनकी ताईद में लगने का अब नुकसान ये हुआ कि अब हम किराए के स्कूल चलाएंगे। अच्छा, इसके साथ एक और मंसूबा भी है ज़ेरे गौर, कि हम मोबाइल स्कूल चलाएंगे। एक बस लेंगे, उस बस के अंदर स्कूल बनाएंगे और वो बस घूम फिर के जो है वो लोगों को पढ़ाएंगे। आप देखें कि ये बिल्कुल ही उनका मंसूबा है, ये हुकूमत उसको टेकअप करने लगी है, उसके अंदर कुछ इनोवेशन लाके। तो आप जो है, कितनी ही दुख भरी बात है कि रियासत पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 25A वो इस बात पे पाबंद बनाता है रियासती मशीनरी को कि वो प्राइमरी की सतह तक कम से कम जो है वो मुफ्त तालीम देने की पाबंद होगी। बिल्कुल। आप वो तालीम किराए पर देना चाह रहे हैं और उसमें भी कामयाब नहीं हो रहे, तो मुझे बताइए तो फिर किस तरह के जहन पैदा होंगे, किस तरह की नस्ल पैदा होगी, किस तरह की कौम को आप किस तरह का मुस्तकबिल दे रहे हैं। तो ये बराह रास्त जिम्मेदार हैं इस पूरे क्राइसिस के। और आप देखिएगा, अभी दोबारा से तालीमी इदारे खुल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी NGOs भी ये बात रिपोर्ट कर रही हैं कि बहुत सारे बच्चे तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से वो चाइल्ड लेबर की तरफ जबरदस्ती धकेल दिए गए हैं, और बहुत सारे स्कूलों के अंदर बच्चे अब वो दोबारा से स्कूल नहीं आएंगे। आप देखिएगा कि ये एक नया बड़ा चैलेंज होगा
स्कूल इंतजामिया के लिए भी और महकमा तालीम के लिए भी कि उन बच्चों को वापस स्कूलों में लाया जाए और उसके लिए नई पॉलिसी बनाई जाए। क्योंकि मुराद राज साहब तो हमेशा इस बात पे यकीन करते हैं कि वो कॉटन का सूट पहने और खूबसूरत बनके और खूबसूरत देखकर एक मीटिंग और उसके बाद जो है वो उस मीटिंग को सोशल मीडिया पर जारी कर दें। वफाक के फैसलों से उनकी सारी चीजें बहुत ही खौफनाक और अलमनाक हैं कि आपके महकमा तालीम के अंदर जो तबाही और बर्बादी हो रही है इसके जिम्मेदार बराह रास्त पीटीआई हुकूमत और उसके वुज़रा हैं। आप तालीम लोगों को बच्चों को देने के बजाय तालीम छीन रहे हैं उनसे और यही वजह है कि फिर इस तरह के मंसूबे जो हैं वो आप उसको कर नहीं सकते। अभी तो आप देखिएगा सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होना है, अब जब स्कूल खुलने हैं इनके अपने एसओपीज पर अमल दरामद इनके अपने सरकारी स्कूल में नहीं होगा क्योंकि वहां फैसिलिटीज नहीं है। सैनिटाइजर कहां से आएगा, वहां पे वॉशरूम्स के अंदर साबुन कहां से आएंगे, फर्नीचर नहीं है, जहां पर पीने का पानी नहीं है वहां पर ये एसओपीज आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद ये हम ही रिपोर्ट करेंगे और इनको बताएंगे जनाब आपने एसओपीज जारी कर दिया, अपने स्कूल के लिए फंडिंग भी तो देना, उनको फंड्स भी दें, उनको चीजें भी खरीद कर दें कि वो इनको जो है वो कम से कम एग्जीक्यूट कर सके। तो आप जब ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के मुराद रास ने आज तक किसी सरकारी स्कूल को विजिट नहीं किया, मुझे बताएं जब आप तालीमी इदारों को विजिट नहीं करेंगे, इतनी दफा कोशिश करते हैं कि उनको मदऊ करें, उनको टेलीफोन लाइन पे लें, मौकिफ नहीं दे सकते। आप जब विजिट ही नहीं करेंगे, आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज नहीं देखेंगे और ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के आप फैसले करेंगे तो फिर यही होगा, तालीम करेंगे तो कुछ बताएंगे ना। सुमरू साहब ब्रेक का वक्त हुआ है, नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और ये खबर हम हर रोज शामिल करते हैं, हर रोज इस पे बात करते हैं, हर रोज मार्केट की सूरत हाल आपको बताते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि उसके बावजूद कोई ऐसा दिन क्यों नहीं आ रहा कि हम आपको ये कह दें कि इन सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है, 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। सुमरू साहब, ये चीजें डिस्कस करना, ये चीजें मेंशन करना, जब आप किसी खबर पे आवाज उठाते हैं उसका मकसद ये होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हुकामे बाला हैं, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जिनका बार बार सीएम साहब वावेला करते हैं, कमेटियां बना दी गई हैं, उनको मुतहरिक किया जाए। यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। देखिए, हम जो अमूमी तौर पर एक मुहावरा बोलते हैं ना कि मुंह से निवाला निकालना, वो इस पर सादिर आता है कि मुंह से निवाला निकालने के मुतरादिफ है कि आप सब्जियां इस हद तक महंगी कर दें कि एक आम शहरी जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मजदूर है और जिनकी गालिब अक्सरियत है माशरे के अंदर, वो अकलियत में नहीं है, गालिब अक्सरियत लाखों करोड़ों की तादाद में, आप उनको जो है घर के अंदर खाना बनाने के ऊपर कदगने लगा रहे हैं इस तरह से। इसका बेहतरीन और वाहिद हल सिर्फ एक है कि प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स हैं इनको मुअत्तल करें, इनकी तनख्वाहें करें बंद, बिल्कुल सही, इनकी तनख्वाहें करें बंद और इन पर लगाएं पाबंदी कि ये जो वहां से मुफ्त की सब्जियां और मुफ्त के फ्रूट मंगवाते हैं और उसके बाद ठंडे कमरों में आके बैठ जाते हैं, वो वहां से मंगवाते हैं अपने घरों के लिए, उस पर लगे पाबंदी और इनकी तनख्वाहें करें बंद और इनके दफ्तरों के एसी बंद और 8-8 घंटे वहां पे बैठ के ड्यूटी करें कमरे के अंदर बैठ के। सही कह रहे हैं। तो आप देखिए कि जो नया मजिस्ट्रेट तैनात होगा, मैं देखता हूं कि कैसे सरकारी नरखनामे के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं कराता, कैसे वो दुकान सील नहीं करता, कैसे वो जाके मंडियों के अंदर कार्रवाई नहीं करता। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इनकी मिली भगत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि एक दुकानदार जो है वो इतना ताकतवर हो जाए कि वो हम बार-बार जिक्र करते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का, इनको कौन लुक आफ्टर कर रहे हैं, इनके ऊपर कौन है? वो अगर सो रहे हैं तो अफसोस की बात है, ये तो फिर अपनी मर्जियां करेंगे ना। मामला सिर्फ ये है कि डिप्टी कमिश्नर का बुनियादी काम डिप्टी कमिश्नर का है ना कि वो अपने मातहत सारे अफसरान से इस बात की ताकीद करे कि आप ये काम कराने में, ये इंप्लीमेंटेशन कराने में नाकाम हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। आप जब तक सिस्टम के अंदर उन ऑफिसर्स की खिंचाई नहीं करेंगे उस वक्त तक काम नहीं हो सकता। उसका नुकसान किसको हो रहा है? आम आदमी को हो रहा है, जिसको महंगी सब्जी मिल रही है। उसका नुकसान किसको हो रहा है? आम आदमी को मिल रहा है, जो वो पैसे भी देना चाहता है। मंडी में गए ही नहीं होंगे, वहां पर उनको पता ही नहीं होगा कि मसाइल क्या हैं। फिर अफसरशाही कहां से आएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिविल सर्विस एकेडमी में इनको सिखाया यही जाता है कि अवाम के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, अवाम आपके लिए एलियन है, अवाम आपके लिए अदर है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के तहत अपनी अफसरी करेंगे तो आप कामयाब ऑफिसर हैं, आप कामयाब रहेंगे और आप बालातर तबकात के अंदर शामिल होंगे। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है ब्यूरोक्रेसी की सूरत में वो पब्लिक को डिलीवर नहीं कर पाती। हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को तो बहुत ज्यादा उनकी खिंचाई करते हैं ना, उनकी फेलियर के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर से हम उनको नहीं छोड़ते, लेकिन जो नीचे फैसलों की इंप्लीमेंटेशन कराने वाली ये अशराफिया है जो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में मौजूद है, जब तक आप
इनकी खिंचाई नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कर नहीं सकते। सुमरू साहब, में आगे बढ़ के, ये वो चीजें हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक आम आवाम से है। हम सब्जियों की हर रोज बात करते हैं, अब सवारी हर किसी की जरूरत है। छोटी गाड़ियों की मैं यहाँ पे बात करूंगी जिन पे लाखों रुपए का ओन है और ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। क्या करें लोग? आम आदमी आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये हाल ही नहीं है कि लोग उस पे सफर करें। इस वक्त शहर के अंदर बेशुमार ऐसे रूट्स हैं जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, और बिलखसूस वहां पर तो चल ही नहीं रही जहां पर ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक चल रहा है, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन को पेश नजर रखते हुए वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अगर थोड़ी बहुत थी भी सही, वैगनों की सूरत में, हाईएस की सूरत में, वो भी आपने बंद कर दी। तो आप किस किस शोबे की बात करें, हम किस किस शोबे की बात करें, जिस शोबे को मर्जी उठा लें वहां पर हमें तबाही और बर्बादी नजर आती है। और इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं कि शहर के अंदर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मादूम होती चली जा रही है। और फिर एक वक्त वो आएगा कि हम कहेंगे कि शहर के अंदर किसी जमाने में यहां पर ये बसें चला करती थी। आपने खुद जानबूझकर जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया है और सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर चल रही है, वो मेट्रो की सूरत में है। बाकी अगर किसी जगह पर चल भी रही है तो वो खटा रहे हैं उनके। आप उसके बाद अगर कभी कोई प्लान करता भी है अपनी जमा पूंजी जमा करके कि वो गाड़ी ले लेगा, छोटी गाड़ी ले लेगा, वो भी अब मेरे ख्याल से सुमरू साहब ख्वाब बन के रह गया। देखिए, जिसका जहां दाव लगता है वो वहां दाव लगा लेता है। छोटे सरमायादार का जहां दाव लगता है वो वहां दाव लगा लेता है। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का जहां दाव लगता है वो वहां दाव लगा लेता है। अल्टीमेटली जो है वो पैसा कमाना हदफ होता है, सरमाए का जमा करना हदफ होता है। प्रॉपर उनकी मदद कर रही है, हुकूमत मुआवनत करती है, हुकूमत मुआवनत करती है और उसके बगैर होता नहीं। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जो अभी इन्होंने यूनिवर्सल नंबर प्लेट जारी किए हैं ना, मेरी इतलात के मुताबिक ये कंपनियों के दबाव पर किए हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर के अंदर रहने वाला एक शहरी है ना, उसने अगर 1800 सीसी गाड़ी लेनी है किसी कंपनी की और उसको नंबर प्लेट मिलता है भावल नगर का, तो वो नहीं लेता। वो कहता है जी मैं क्यों लूं, भावल नगर नंबर प्लेट है लाहौर का। उन्होंने कंपनियों को इस वजह से नुकसान का सामना रहता है। सुमरू साहब, टाइम मेरे पास कम है। खैर, अब वो लोग जो कि छोटी गाड़ी खरीदने का भी प्लान कर रहे हैं वो नहीं प्लान कर सकते, ये ख्वाब ही एक रह जाएगा, जिनमें शायद मैं भी शामिल हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेकिंग न्यूज आपने जानी। आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं। मोबाइल रेट्स क्या हैं मैं आपको बताऊंगी जी। सबसे पहले मोबाइल है Vivo S1 Pro और इसकी प्राइस क्या है जी, 39,999 रुपए में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। Oppo F11 6GB मोबाइल है और इसकी प्राइस 42,999 रुपीज। नेक्स्ट मोबाइल है Infinix S5 Pro और इसकी प्राइस है 26,999 रुपए। नेक्स्ट मोबाइल Lenovo A7010 और इसकी प्राइस है जी 29,900 रुपए। तो मोबाइल रेट क्या है ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, आज के भाव। तो आज के भाव क्या है, हसन की तरफ जाते हैं। हसन, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, गालिबन 7 सब्जियां हैं जिनकी प्राइस में इजाफा हुआ है। बताइए क्या सूरत हाल है मार्केट की? शहर में महंगाई का जंग जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। सब्जियां हों, फल हों या मुर्गी का गोश्त, हर शय की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। अगर आज बात की जाए सब्जियों की कीमतों की तो सरकारी निर्खनामे में 13 सब्जियों की कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है वो 80 से 100 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसन जो है चाइना का वो 300 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 600 रुपये से लेकर और 650 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से आलू जो हैं वो 70 से 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि प्याज जो है वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 204 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत में भी 1 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा किया गया है, जिसके बाद शहर में फार्मी अंडे 130 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुँचे हैं। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली तौर पर ऐसे इक़दाम करे कि जिससे शहर भर में
जो सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं और मुर्गी का गोश्त है, उसकी कीमतों में कमी आ सके, ताकि आम शहरी, आम सार्फिन महंगाई के इस दौर में कम से कम सब्ज़ी और मुर्गी का गोश्त जो है वो खा सकें। जबकि दूसरी तरफ जो सब्ज़ी फरोश हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि जब तक मंडियों में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में जो सरकारी नियतनामा है सब्जियों की कीमतें आप बता रहे थे। अब ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। शामदीद प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं इंतहाई अहम मामले पर। और अहम मामला क्या है जी कि पाकिस्तान की मैशत में फसल का किरदार क्या है, मौसमियाती तब्दीलियां किस तरह से फसल और ज़राअत पर असरअंदाज होती हैं, और फिर सबसे अहम चीज़ चावल की फसल की मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं जिनका ख्याल रखा जा रहा है। और ये सब चीज़ें जिन पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है एक कंपनी जिसका मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगी, जिनकी खिदमात का अगर जिक्र ना किया जाए तो बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं होगा। सिजेंटा जो कि ज़बरदस्त अंदाज में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है, 100 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और सबसे पहले आपको मैं ये भी यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इनकी ज़रई ज़हरें जो हैं, अद्वियात जो हैं, वो पाकिस्तान में टॉप ब्रांड पर है, नंबर 1 है। और इसके साथ साथ इनका बीज इस वक्त पाकिस्तान में 30 नंबर पर है। तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ये काम करेंगे। इनकी खिदमात के हवाले से डिटेल में बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं, तारुफ मैं उनका आपके साथ कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है तौसीफुल हक साहब, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी फैसल बशीर साहब, और ये रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर हैं। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चल है आपके? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम मामला है। सबसे पहले आगाज आपसे कर लेते हैं, मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान में मईशत में फसल का किरदार क्या है, इस पे रोशनी डालिएगा। ये इंतहाई अहम मामला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बारे में इतना इल्म भी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है इसकी हमारी मईशत में। ओवरऑल जो पाकिस्तान का जीडीपी है इसमें 25% जो है वो ज़राअत कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर हम वर्क फोर्स की बात करें तो तकरीबन 45% वर्क फोर्स जो है वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत की अगर हम बात करें, सो ज़राअत हमारी एक्सपोर्ट्स में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, ख़ास तौर पर कपास, चावल और इसके अलावा कुछ फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, ये तमाम मिलकर हमारी एक्सपोर्ट्स को और हमारा जो एक्सचेकर है बरामदात का, उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद दे रही हैं। राइस क्रॉप ओवरऑल पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे है। हम 5वें नंबर से हमने तरक्की की है और हम चौथे नंबर पे आए राइस एक्सपोर्ट्स में, which has improved tremendously over last few years। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने बताई है कि इम्प्रूवमेंट का सिलसिला जारी है। अब जब इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ हर्डल्स भी होती होंगी। क्या हर्डल्स हैं? अगर हम कंपेयर करें अपने आप को दुनिया से, तो हमारी जो प्रोडक्शन है ख़ास तौर पे राइस क्रॉप की अगर हम बात करें, तो हमारी जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में 7 टन्स पर हेक्टेयर उनकी पैदावार है, मतलब एक हेक्टेयर से 2.5 एकर्स। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वी आर एट हाफ, हम 3.5 टन्स पर हेक्टेयर पे हैं, जो कि अभी हम इम्प्रूव करके इसको अपनी पैदावार को डबल कर सकते हैं। वेयर एज चाइना इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, वो 7 से भी डेफिनेटली अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है। सो मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि बहुत गुंजाइश है अभी अपनी पैदावार को, पर एकड़ पैदावार को बेहतर करने में। ऑब्वियसली गुंजाइश हर जगह मौजूद रहती है। फैसल साहब आप बताइएगा, मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, फसल और ज़राअत पर किस हद तक ये असरअंदाज होती हैं? जी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि सबको पता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा आने वाले वक्तों का, और इस वक्त हम जो सोच रहे हैं वो ये है कि पहले जो 10 कंट्रीज़ हैं जिनके पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और ज़मीनी जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि वो बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इसके फसलों पे जो असरात हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और जो हम देख रहे हैं वो अभी से अब जो देख रहे हैं, पिछले 2 साल से पाकिस्तान का टेम्परेचर 1-2 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, और इस वजह से हमारी कॉर्न पे और जो हमारी ग्रेन क्रॉप्स हैं उन पे स्पेशली जो उनकी पोलिनेशन है उस पर इम्पेक्ट आ रहे हैं।
पोलिनेशन पे इम्पैक्ट आएगा तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम होती जाएगी। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा चैलेंज है। पैदावार एक बहुत बड़ा मसला है, अब इस पे काम करना है। ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। अब स्पेशली अगर मैं राइस क्रॉप की बात करूँ, किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा बुनियादी रोल इसमें ये है कि जब अगर हम स्टार्ट करें शुरू से, तो हमारा जो सीड है वो पुराना सीड हम यूज़ करते हैं। नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नया सीड इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सीड आपका माशाल्लाह पाकिस्तान में नंबर 3 पे है जी। हम एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन राइस सीड, लेकिन हम कॉर्न और दूसरी क्रॉप्स में हैं। बट राइस सीड में मैं ये समझता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम सीड्स हमारी सीड की क्वालिटी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। हमारे पास मैकेनाइजेशन हमारे काश्तकार के पास नहीं है। मैकेनाइजेशन की और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की, टूल्स की अवेयरनेस, ख़ास तौर पे एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो अपना बहुत उम्दा काम कर रहे हैं इसमें, गवर्नमेंट को अवेयरनेस क्रिएट करने में। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर जैसे सिंजेंटा जैसी कंपनियाँ वी आर मूविंग टुवर्ड्स। जी, पाकिस्तान में भी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, लेकिन राइस में इस वक्त अभी मैं समझता हूँ कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमारा जो ट्रांसप्लांटिंग है नर्सरी की, वो अभी हम मैनुअल करते हैं, लेबर पे डिपेंडेंट होते हैं। इसको अगर हम मैकेनाइजेशन की तरफ चले जाएं, जैसा कि दुनिया में हो रहा है, उसमें आपके नंबर ऑफ प्लांट्स भी पूरे हो जाएंगे, आसानी भी हो जाएगी। सही। तो दूसरे नंबर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी या दुनिया में बड़ी सक्सेसफुली इस्तेमाल हो रही है स्प्रेज के लिए। इसमें आपकी टाइमली एप्लीकेशन होगी, स्प्रे अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तीसरे नंबर पे दुनिया में डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांटेशन इस्तेमाल आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी आल्दो कालाशाह काकू और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स बड़ा काम कर रहे हैं इस पे, और इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन के साथ सारा कुछ हो रहा है। तो इसमें भी हमें अगर डायरेक्ट सीडेड राइस में चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मिलजुल के सारे लगे हुए हैं कि किस तरह से इसको सक्सेसफुल किया जाए। और दुनिया में जो ट्रांसप्लांटेशन है, मैकेनिकल ट्रांसप्लांटेशन, उसको तो लाजमी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये कोशिशें इसी तरह से जारी रहती है। तो आसिफ साहब, हमने टेक्नोलॉजी की बात की, हमने जिद्दत की बात की, अब हमारे काश्तकार को इन नई चीज़ों से रोशनास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या समझते हैं आप, ये काम भी साथ साथ चलता रहता है? हम हर साल तकरीबन अगर सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे या रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स पे बात करें, तो हम तकरीबन 5 लाख फार्मर्स को ट्रेन करते हैं हर साल। ज़बरदस्त। और इसी तरह से हम उसने अपनी फसल को किस तरह से बचाना है, अगर इस चीज़ पे बात करें और अपनी पैदावार को किस तरह से बढ़ाना है, तो एवरी ईयर ऑलमोस्ट मोर देन 500,000 फार्मर्स हम ट्रेन करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। और इसी तरह से हम गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको भी एजुकेट करते हैं, और वो हमारे साथ आगे फार्मर्स को दे आर आल्सो इन द फील्ड कि वो फार्मर को इस पे एजुकेट करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि जैसे आपने मौसमियाती तगैर की बात की पहले, क्लाइमेट चेंज, ये एक रियलिटी है। आज से 10 साल पहले जब हम सुनते थे क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो हमारी एक्सेप्टेंस बात भी नहीं लगती थी, एक्सेप्टेंस हमारी नहीं थी। हम समझते थे कि ये कोई अनहोनी चीज़ है, हमारे साथ नहीं होगी। बट अगर आज हम देखें, पाकिस्तान दुनिया के वो 10 ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे पहले इसके असरात जो हैं वो नमूदार हो सकते हैं। और अगर ये वहाँ पे पाकिस्तान में नमूदार होंगे, तो सबसे पहले हमारी ज़राअत मुतासर होगी, क्योंकि ज़राअत हमारा काश्तकार नेचर में काम कर रहा है। मौसम चेंज होता है तो फसल पे कीड़ों का, बीमारियों का हमला होता है। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर आप देखें तो लास्ट ईयर जब हीट वेव आई तो ग्रेन्स उसमें सेट नहीं हुए राइस पेनिकल्स में, तो वो बहुत सी बीमारियां फिर उसमें बढ़ती जाएंगी, और बहुत से कीड़े ऐसे हैं जो बढ़ते जाएंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमारी रिसर्च जो है वो मुसलसल इस पे काम कर रही है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर हम बात करें भी, तभी आप टाइमली इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं जहाँ आपकी रिसर्च और सारे काम। और अगर हम बीमारियों की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास एमिस्टार टेक्नोलॉजी है, विच इज़ नॉट ओनली अ प्रोडक्ट, दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी जो कि फार्मर को उसकी क्रॉप बीमारियों के खिलाफ प्रोटेक्ट करने में मदद देती है, बल्कि प्लांट की हेल्थ, ओवरऑल जो क्रॉप की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, एंड अल्टीमेटली उसकी यील्ड बेहतर आती है।
सो दिस इज़ रिगार्डिंग डिजीज़ एंड इसके अलावा हमारे पास अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे पास इंतहाई सेफ़र केमिस्ट्रीज़ मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ एप्लीकेटर के लिए सेफ़ हैं बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ हैं। फैसल साहब, जैसे कि जिक्र करें तौसीफ साहब की ये सब चीज़ें मौजूद हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, टाइमली इस्तेमाल करना है, ये मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है, तो ये किस तरह से इंश्योर कराया जाता है? ये हमारी देखें सिंजेंटा की पूरी एक टीम है, टेक्निकल साउंड टीम है जिनकी ट्रेनिंग होती है, हम फार्मर की ट्रेनिंग करते हैं, उनके ज़रिए हम सारी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट हैं उनकी इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी स्प्रे के लिए उनके क्रिटिकल जो स्टेजेस हैं क्रॉप के उस पर उनको रिकमेंड करते हैं। और आप जानती हैं कि एक्सपोर्ट जो है हमारी राइस की बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, और उस पर टाइमली एप्लीकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि क्रॉप में रेजिड्यूस ना आए। तो हमारा सिंजेंटा का ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये इम्तियाज़ भी है कि हमने इस पे काम किया है गवर्नमेंट के साथ मिलके, ताकि हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और अब सिंजेंटा के आगे क्या प्लान्स हैं, किस तरह से बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है? इस ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सिंजेंटा कंपनी जो है अब जैसे कि 100 से ज़्यादा ममालिक अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है, फीडबैक कैसा है और आप क्या समझते हैं कि इन खिदमात को मज़ीद बेहतर करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए काम जो है वो जारी है? जी, सिंजेंटा माशाल्लाह इस वक्त 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज दे रही है और तकरीबन मोर दैन 48,000 एम्प्लॉइज़ हैं सिंजेंटा के, जिसमें रिसर्च में, सेल्स में, कमर्शियल में और नई प्रोडक्ट की इनोवेशन में शामिल हैं। और सिंजेंटा का रोल ग्लोबली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली नंबर 1 पेस्टिसाइड की कंपनी है और इनोवेशन रेट सिंजेंटा का दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जिसमें पेस्टिसाइड में न्यू केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स, सेफ़र प्रोडक्ट्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ हों, तो इस पर काम कर रही है। और डेफिनेटली इसका जो एग्रीकल्चर में रोल है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि लैंड रिसोर्सेज वही हैं, इसी में से हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो आने वाले जो 20-25 साल हैं उसमें हमें कम से कम 25% हमारी प्रोडक्शन रेट बढ़ना चाहिए फ्रॉम द सेम लैंड रिसोर्सेज। यानी तो टारगेट भी आप लोगों ने बना रखा है? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूं तो वो टारगेट एक्चुअली आपकी पॉपुलेशन अगर आप देखें तो 2030 तक और 2050 तक के जो अंदाजे हैं कि आपकी दुनिया की पॉपुलेशन कहाँ जा रही है, इस वक्त अगर हम 7.5 बिलियन पे हैं तो दिस विल गो अप टू 9 बिलियन। बिल्कुल। तो जो बढ़ती हुई आबादी है उनके लिए फूड प्रोड्यूस करना वो आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, आपने सही कहा। सो उन चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको ये देखना पड़ता है कि कितने % आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि आपका एरिया वही है। तौसीफ साहब, अब जैसा कि आपने कहा एरिया वही है, आपके पास मार्जिन कम है और चैलेंज बड़ा है, मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास रिसोर्सेज ऑब्वियसली जब कम होंगे और आपने मीट करना है एक बड़े टारगेट ऑडियंस को, तो फिर किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? ऑब्वियसली इसमें आपका टीम वर्क, आपकी प्लानिंग और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बहुत अहम सवाल है आपका, और इसमें यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, आपकी रिसर्च जो हो रही है उस पर इन्वेस्टमेंट, द कंपनीज लाइक सिंजेंटा दे आर इन्वेस्टिंग इन रिसर्च। वो इसीलिए रिसर्च हो रही है कि हम ऐसे सॉल्यूशंस अपने फार्मर के लिए लेके आएँ जो उसकी पैदावार को बढ़ाने में, उसकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो राइस की अगर हम बात करें तो राइस के फार्मर को जो दरपेश है मसाइल, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसकी पैदावार कम है, उसको एक्सपोर्ट करनी है, और एक्सपोर्ट करने के लिए उसको जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं लाइक यूरोप, उनके तो स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे सॉल्यूशंस उसकी क्रॉप पे यूज़ हों जिसके अंदर वो पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज नहीं आए फूड में, सो दैट कि उसकी एक्सपोर्टेबल क्रॉप जो है वो बढ़े, उसको हाई वैल्यू मिले उसकी क्रॉप की। तो सिंजेंटा इन तमाम चीज़ों पे अपनी कोशिशें कर रही है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं और हमारे जो राइस पे ख़ास तौर पे हमने अपने प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए हैं, अगर वो हमारा फार्मर उसको यूज़ करता है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और लाइक उसका सीड केयर है, उसके सीड को ट्रीट करता है,
एंड देन सीड केयर के बाद जो उसके इंसेक्ट्स हैं उसके लिए हमारे पास वेटाको टेक्नोलॉजी है। वेटाकोस इज़ फैंटास्टिक अगेंस्ट उसके जो स्टेम बोरर्स हैं और उसके लीफ फोल्डर्स हैं। एंड देन उसके बाद डिजीज़ के में जब अगर हम बात करें तो वी हैव दिस अमिस्टार टेक्नोलॉजी। सो वी हैव द सॉल्यूशंस। उसमें सिर्फ ये है कि अपने फार्मर को, अपने काश्तकार को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि कब और कैसे अपनी क्रॉप को प्रॉपर गाइड करना पड़ता है। सही, मुझे ये बताएगा फैसल साहब, ज़रिए ज़रिए आपकी पाकिस्तान नंबर 1 है, आप ये एक बड़ी अचीवमेंट है, किस तरह इसको पॉसिबल बनाया? ये मुसलसल मेहनत से, और डेफिनेटली सिंजेंटा बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है रिसर्च पे, और सिमिलरली पाकिस्तान में भी रिसर्च की एक बिग टीम है। मैं समझता हूँ वी हैव द बिगेस्ट टीम एंड पाकिस्तान से रिसर्च के साथ काम कर रही है, और बड़ी डेडिकेटेड टीम है हमारे पास टेक्निकल की, जो कि फार्मर को सर्विसेज देते हैं उनके फार्म पे जाके। फार्मर की ना सिर्फ पेस्टिसाइड की रिकमेंडेशन के हवाले से हम उनको देते हैं, बल्कि उनकी ट्रेनिंग करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अपने आप को कैसे सेफ रखना है और किस मौके पे करना है। ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी जो एफर्ट्स हैं, उसी की वजह से आज हम नंबर 1 है कि पाकिस्तान के फार्मर्स हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। सही। तौसीफ साहब, ये एक बड़ा एजाज़ होता है कि आप कहें जी टॉप ब्रांड है पाकिस्तान में नंबर 1, और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपने कुछ आगे नया करने की जुस्तजू बढ़ जाती है। तो ये सिलसिला क्या जारी है? ये अगर जारी ना हो तो हम कभी भी नंबर 1 नहीं रह सकते। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे नंबर 1 रहने की वजह ही ये है कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा काश्तकार जो है, वो हमारी प्रायोरिटी है। हम जब अपने सॉल्यूशंस डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को काश्तकार की जगह पे रखते हैं कि वो कैसे सोचता है, वो क्या मसाइल फेस कर रहा है। जब तक हम उसके मसाइल को जहन में नहीं रखेंगे या उसकी तरह नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक हम उसके लिए बेहतर सॉल्यूशंस नहीं ला सकते। सो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी हमारा काश्तकार। तो यही वजह है जो हमें मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली फिर जब ये सब चीज़ें नज़र में रख के आप प्लानिंग करते हैं तो वो ज़बरदस्त प्लानिंग होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आपकी कंपनी जो है ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम देती रहे और पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी रहे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़िन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको छुपे हुए टैलेंट से मिलवाते रहें, उन लोगों से जिनमें कुछ करने की जुस्तजू है, जो छोटी उम्र में ही इतने इतने बड़े ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठ जाते हैं और फिर उनकी हकीकत के लिए मेहनत और लगन का रास्ता अपना लेते हैं। ऐसी ही एक बहुत ही प्यारी बच्ची हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इरमिश फातिमा, जिसका मैं आपके साथ तारुफ कराना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है इरमिश आपका? मैं ठीक हूँ। इरमिश खेलती हैं जी क्रिकेट, और बचपन से ही इन्हें क्रिकेट खेलने का शौक है। 6 साल अभी इनकी उम्र है। तो इरमिश, कितने साल में आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था? कब से क्रिकेट 2 साल। 2 साल की एज में? अच्छा, और इंस्पिरेशन भी था कोई जिसको देख के आपको लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए? शौक किस तरह से पैदा हुआ? मेरे पापा खेलते थे। अच्छा, पापा खेलते थे, और घर में प्रैक्टिस कब पापा के साथ ही करना शुरू की? ठीक है, तो कितना टाइम देती थी आप? 1 आवर 2 आवर। 1 आवर 2 आवर। और इरमिश मेरे ख्याल से 2 क्लास की स्टूडेंट भी हैं, ठीक है? तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, खेल को भी टाइम दे देती हो और स्टडी भी मैनेज कर लेती है, दोनों चीज़ें। सही। मुझे ये बताओ इरमिश, आप जैसे कि बचपन से ही शौक है, अब 6 साल की उम्र में आप प्रॉपर एकेडमी से भी सीख रही हो, तो मुझे ये बताओ कि ये जो सीखने वाला एक शौक है, ये नई नई चीज़ें सीख रही हो इससे? हाँ जी। अच्छा, घर में जब बाबा से स्टार्ट शुरू किया, आपने जैसे कि बताया कि आपके दूसरे बहन भाई भी क्रिकेट का शौक रखते हैं, तो उनको भी सिखाती हो क्या? हाँ जी। अच्छा, बेस्ट क्या करती हो, बॉलिंग के बैटिंग? दोनों, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, ज़बरदस्त। तो हमारे पास इरमिश की कुछ जो प्रैक्टिस के पिक्चर्स हैं, वो भी हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं, हम आपके साथ वो शेयर भी करेंगे, आप देख सकते हैं। प्रॉपर एकेडमी कब ज्वाइन की इरमिश, मुझे ये बताएं। अभी जो है ना इरमिश सोच सोच के कुछ बोल रही हैं, और फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से कैमरा फेस कर रही हैं, तो वो एक जो होता है ना घबराहट सी, वो फील हो रही है। इरमिश, आप इजी होके मुझे बता सकती हैं कैसे खेलती हैं क्रिकेट? एकेडमी कब ज्वाइन की? एकेडमी में टाइम कितना देती हैं? कब ज्वाइन की एकेडमी? अभी थोड़ी दिन पहले। अच्छा, तो कितना टाइम देती हैं एकेडमी में? एकेडमी में 1 2 आवर।
1-2 आवर देती हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है, बॉलिंग या बैटिंग? दोनों। और बेस्ट आपकी क्या है, मतलब आपको खुद फील हो जाता है ना कि दिस इज योर बेस्ट पार्ट, तो आपको क्या लगता है? बेस्ट बॉलिंग। बेस्ट बॉलिंग है जी। अच्छा, आपके टीचर का क्या रोल है? टीचर क्या क्या चीजें आपको बताते हैं, किस तरह से सिखाते हैं? डांट पड़ती है टीचर से? नहीं पड़ती, यानी आप अच्छी स्टूडेंट हैं, सही ना? अच्छा, मुझे ये बताएं, पोइम्स भी आप लिखती हैं, पोइम्स लिखी हैं आपने, तो हमें कोई पोइम सुनाओ। क्रिकेट का बच्चा खाता था इंडिया, पीता था ऑस्ट्रेलिया, गाता था जीत के गाने, मेरे सिराने एक दिन उड़ाया, वर्ल्ड कप जीत के लाया। क्रिकेट का बच्चा। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आगे के प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहती हो? गर्ल्स जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है, उसमें भी कोई इंस्पिरेशन है आपकी? कौन, किसको पसंद करती हो? सना मीर, निदा डार। निदा डार और सना मीर को पसंद करती हैं, तो क्या सोचती हैं, उनके लेवल तक पहुंचना है, ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है? सही, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करूंगी। करूंगी, वाह जी वाह। देखें जी, आप ये हौसले हैं जो कि हमारी नन्ही अर्मिश के हैं और इसको वो आगे लेके चल रही हैं। अर्मिश, मुझे बताएं, घर वाले क्या, मामा पापा बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, मैनेज कराते हैं कि आप जितना मर्जी टाइम खेल को दें? सही जी। अच्छा, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वाले छोटे बच्चों को जो कि क्रिकेट, लड़कियां खास तौर पे खेलना चाहती है, कोई मैसेज देंगी उनको, क्या कहेंगी? कहूँगी बैटिंग अच्छी करो, बॉलिंग अच्छी करो और मेहनत करो। मेहनत करो, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, विश गुड लक। और मेहनत के बगैर तो कोई चीज जो है वो मुमकिन ही नहीं हो सकती है। अर्मिश हमारे साथ मौजूद थी और प्रोग्राम में अभी एक अहम चीज और बहुत जबरदस्त चीज जिसका जिक्र करना आज मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, और वो है जी लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर सालों राज करने वाली मारूफ सीनियर अदाकारा ज़ेबा बेगम की आज जी 75वीं सालगिरह जो है, 75वीं सालगिरह वो मना रही हैं। एक जबरदस्त अंदाज में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं। करेंगे 75वीं सालगिरह आज ज़ेबा बेगम अपनी मना रही हैं, और कुछ इनकी फ़नी खिदमात के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ। फ़नी खिदमात के सिले में मुतादिद निगार अवार्ड समेत दीगर एजाज़ात से भी नवाजा गया है। फिल्मी सफ़र का आगाज़ 1962 में फिल्म चराग जलता रहा से किया, और ज़ेबा ने अपने करियर में 90 से ज़ायद फिल्मों में काम किया है और सभी इनको बहुत पसंद करते हैं। तो आपके मद्दा जो आज आपकी सालगिरह के मौके पर खुश भी दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली आपको बर्थडे भी विश कर रहे हैं। खैर, अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट बचत बाजार। जी, तो सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं? ब्रांड है हमारे पास जुनैद जमशेद, जहां पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे फ्लैट 25% ऑफ है। आप सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इंसिग्निया अप टू 50% ऑफ है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी, तो कहाँ कहाँ सेल्स लगी हैं जहां आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं, ये तो आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे और जिक्र कर लेते हैं प्रमोशंस का। कार4 पे प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊंगी। गार्ड सुप्रीम बासमती राइस 10 kg पैक है, रिटेल प्राइस है 2460, प्रमोशन पर अवेलेबल है 2100 रुपए में, यानी 360 रुपए बचा सकते हैं आप। पॉप क्रीम हेयर कलर है जी, और रिटेल प्राइस इसकी है 1098 रुपये, और ये प्रमोशन पर मिलेगा 790 रुपीज़ में, और इस पर आप 299 रुपीज़ बचाएंगे। जी तो नाज़रीन, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं माल का हाल। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नजर डाल लेते हैं।
जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगी, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम होता है। हमारा इंस्टाग्राम पेज, हमारा फेसबुक पेज, जिस पर आप जाकर अपनी सजेशंस और जो चीज़ें प्रोग्राम से रिलेटेड आपको पसंद हैं वो भी हमें बताइए। जो चीज़ें आपको नापसंद हैं वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का शो, जो चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं, जिन इशूज़ पर आप बात करना चाह रहे हैं, अपने आने वाले प्रोग्राम में आपके पसंदीदा मेहमान जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो भी सजेशन आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके सजेशंस को जरूर मद्देनजर रखा जाएगा, आपके इश्यूज को जरूर डिस्कस किया जाएगा, आपके लिए जरूर आवाज उठाई जाएगी। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।